हेलो। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, sir. ये स्क्रीन सभी को विजुअल है ना क्लास? स्पैनिंग ट्री एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। Yes, sir. ठीक है, ओके। आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस रोल नंबर और नाम के साथ पोस्ट करते रहिए, और सिर्फ एक ही बार करिएगा, डबल डबल मत करिए। और जो अगर कोई इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट, वैसे तो होगा नहीं, अगर कोई है तो अपने नाम के आगे डिप्लोमा स्टूडेंट लिख देगा। जैसे इस वाले ग्रुप में होना तो नहीं चाहिए किसी को। और थोड़े स्टूडेंट्स आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। स्पैनिंग ट्री जो आप लोग को बताया गया था, अवश्य ने जो बताया था प्रिम्स और क्रुस्कल के बारे में, वो किस तरह से बताया था? मतलब कोई एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया था या फिर जो उसकी एल्गो थी उससे बताया था? सर पहले एल्गो बताई थी, फिर शायद एग्जाम्पल से भी बताया था। अच्छा, पेपर में इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा आता है। मतलब जैसे आपको एक ग्राफ दिया होगा, एक वेटेड ग्राफ, और उसमें लिखा होगा कि इसको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इसका बनाइए यूजिंग प्रिम्स एल्गो या फिर यूजिंग क्रुस्कल एल्गो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। या छोटे क्वेश्चन एक नंबर का इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोई ग्राफ दिया जा सकता है, उसमें कहा जा सकता है कि इसमें आप कितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, तो आपको वो डिज़ाइन करने पड़ेंगे। अगर ग्राफ छोटा है तब तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर जैसे जैसे ग्राफ में वर्टिसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर वो ज़्यादा ही स्ट्रक्चर उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो हम थोड़े ही उससे बना सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़े थोड़े वर्टिसेस हैं, 3-4 हैं, तो ही हम उसके स्पैनिंग ट्री ठीक से बना सकते हैं। जैसे ही बढ़ेंगे फिर उसको बनाने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये एक नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, वैसे बहुत कम ही आता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि एक ग्राफ दिया होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा, और फिर उससे कहा जाएगा कि आपको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनाना यूजिंग प्रिम्स और या फिर क्रुस्कल एल्गो से। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री मतलब एक ग्राफ से हमें एक ट्री बनाना।
ठीक है, हम कैसे बना सकते हैं कि ट्री का मतलब होता है कोई भी साइकिल नहीं होना किसी भी उसमें। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर को हम ट्री नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ए बी सी साइकिल है, बी सी डी है, फिर ए बी सी डी साइकिल है। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ है और ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई डायरेक्शन नहीं, ए टू बी भी जा सकते हैं, बी टू ए भी जा सकते हैं, बाई डायरेक्शनल ग्राफ है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि हम एक ग्राफ से कितने सारे ट्री बना सकते हैं। अब स्पैनिंग ट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का, उसमें आपको एजेस के ऊपर वेट मिलेगा। अब आप वेट एज ए कंसीडर कर सकते हैं उसे, या फिर एज ए कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं कि ए टू सी जाने की कॉस्ट इतनी है या ए टू सी जाने में टाइम इतना लग रहा है, इस तरीके से। और दोनों ही चीज़ों में हम हमेशा मिनिमम को ही प्रायोरिटी देते हैं कि हम ए टू सी जाएंगे तो मिनिमम से जाएं, वाया भले ही हमें बी से जाना पड़े या वाया हमें डी से जाना पड़े, लेकिन हमें मिनिमम चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो टाइम के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए, चाहे वो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में देख लीजिए। तो इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि द एजेस मे और मे नॉट हैव वेट्स असाइन्ड टू देम, द टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज with n vertices that can be created from a complete graph is equal to n की पावर n-1। ठीक है, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा रहा है कि 4 वर्टिसेस से आप कितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं कि कितने हम 4 वर्टिसेस के साथ एक ग्राफ से कितने हम ट्री बना सकते हैं। तो ये है n की जगह 4 लिखेंगे, 4 माइनस 4 कितना हुआ 2, तो 4 की पावर 2 कितना हुआ 16। ठीक है, 4 4 जा 16, इस तरीके से हम कंसीडर कर इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब ग्राफ हमारा कंप्लीट ग्राफ होगा। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल में दिया हुआ, इफ वी हैव n इक्वल्स टू 4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 2 16। ठीक है, तो 16 स्पैनिंग ट्री कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अ कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। इस तरीके से हम बता सकते हैं, और अगर बनाने को आ जाए तो बनाने पड़ेंगे। अब क्या एग्जांपल ऑफ स्पैनिंग ट्री, इस ग्राफ से हम कितनी ट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये दिखाया कि एक एक एज हटाते गए हैं, जैसे ए बी सी डी, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनवेटेड ग्राफ है, इसमें एजेस पर कुछ भी वेट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शन भी नहीं है, और अनवेटेड ग्राफ है, कोई वेट भी नहीं है, इस पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है किसी भी एज की। तो हम इससे कितने पॉसिबल ट्री बना सकते हैं। ये हमारा, जैसे इन्होंने पहली बार में क्या किया, बी टू सी का लिंक हटा दिया, बी से सी का एक लिंक हटा दिया तो सर्किट खत्म हो गया यहाँ से, यानी ए बी सी डी इस तरीके से बना, बी टू ए, बी टू फिर देन डी देन सी, इस तरीके से दूसरी एज हटा दी ए टू डी के बीच की, तो दूसरा ट्री बन गया। तीसरी हटा दी ए टू बी की, और एक चौथी हटा दी डी टू सी की। तो इस तरीके से हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं स्पैनिंग ट्रीज। तो अब इसमें मिनिमम कौन सा होगा। ठीक है, मिनिमम हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास एक वेटेड ग्राफ हो। ये तो एक नॉर्मल इन्होंने ग्राफ दे दिया है, ठीक है, जिसमें वेट नहीं है, ना ए टू बी के बीच कोई वेट है, ना ए टू डी के बीच का कोई वेट है। इसमें हम स्पैनिंग ट्री ही सिर्फ बना सकते हैं। इसमें हम कई सारे स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, जो कि इन्होंने इसमें बताया गया है कि हम कितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, 4 इससे बन सकते हैं। लेकिन अगर इससे में ये पूछ रहा है कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कौन सा होगा, अगर कॉस्ट की बात आ जाएगी तो हम इससे कॉस्ट वाला स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं कि ए टू बी या ए टू डी कितनी कॉस्ट आएगी जाने में, या ए टू सी हम कैसे जाएंगे, वाया बी जाएंगे या वाया डी जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम सिर्फ मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, मतलब या फिर स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। और जब कॉस्ट ऐड होगी तब हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, जो कि इसमें नीचे इसमें दिखाया गया है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो ये हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ये रहा। अब ये हमारे पास एक वेटेड ग्राफ है, जिसमें ऊपर वाले ग्राफ में बस इसमें वैल्यूज को ऐड कर दिया गया, ए टू बी देन ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी ऐड कर दिया गया हुआ इसमें। तो इससे हम फिर वही काम करेंगे, वैसे पूरे ग्राफ बनाएंगे जैसा बनाया था, एक एक हटा करके। ठीक है, ये और सबकी कॉस्ट निकालेंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसका हमने बी टू सी वाली एज हटा दी, तो बचा हमारे पास जो भी है उसकी हमने टोटल कर लिया, 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 टू 11। इस वाले ट्री की कॉस्ट आ गई 11। ठीक है, इसी तरह इस वाले ट्री की कॉस्ट आ गई 8, इस वाले की आ गई 10, एजेस का जो वेट है, जो सम है 5 10 4 9 1 10। ठीक है, और 4 2 6 और 7 ये आ गया हमारे पास। तो इनमें से जो मिनिमम जिसका सम आएगा वो हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगा। तो इसका सम आ रहा है 7, इसका 10 देन 8 देन 11। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। तो ये 7 वाला है जिसमें सम आ रहा है 7, ये हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक है, अब ये तो हमने आसानी से फाइंड कर लिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 वर्टिसेस थे, और अगर 4 की जगह 40 वर्टिसेस हो या 400 वर्टिसेस वाला ग्राफ हो
तो उतना ही ज़्यादा ग्राफ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो हम हाथों से तो इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए 2 एल्गोज बनाई गई हैं, प्रिम्स और क्रुस्कल। इनके काम करने का तरीका अलग अलग है कि प्रिम्स में हम कैसा काम करते हैं, क्रुस्कल में हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। प्रिम्स में हम ये करते हैं कि हम स्टार्टिंग से एक स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आपको एज्यूम करके चलना होगा। तो प्रिम्स में हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वो हमें हमेशा दिया होता है या हमें एज्यूम करना होता है। क्रुस्कल में क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट से, इसमें वर्टिसेस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसमें एजेस पर ध्यान देते हैं। जिसमें भी सबसे कम एज होगी हम पहले उसको टारगेट करेंगे, फिर दूसरी ग्रेटर हायर एज, फिर नेक्स्ट हायर, फिर नेक्स्ट हायर। एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग एजेस को लिखते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ से ट्री कनेक्ट करते करते उसको कंप्लीट करते हैं। जहाँ पर भी साइकिल बन रही होती है उस वाली एज को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हमें ट्री बनाना है, और जहाँ साइकिल आ गई वहाँ पे फिर ट्री वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो प्रिम्स और क्रुस्कल में वो यही है कि प्रिम्स में हम एक वर्टेक्स पर ध्यान देते हैं और क्रुस्कल में हम एजेस पर ध्यान देते हैं। अब प्रिम्स एल्गो क्रुस्कल एल्गो कैसे काम करती है इसको देखते हैं। यहाँ तक सब में आया क्लास? किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ठीक है, देख लीजिए, अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, सर फिर अगर आगे दो बात। ऐसे पॉसिबल है कि दोनों का वेटेज सेम आ रहा है, मतलब सम दोनों का सेम आ रहा है, ऐसा हो हाँ, तो? अगर दोनों का सम सेम आ रहा है वो कभी भी हो सकता है, लेकिन उसमें आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जैसे आप अगर अपने कॉलेज ही मान लीजिए आते हैं, अगर आप किसी अदर कन्वेंस से आए, ठीक है, या दूसरे एक कन्वेंस का नाम C1 है, दूसरे कन्वेंस का नाम C2 है, अगर दोनों में टाइम वही लग रहा है, कॉस्ट वही लग रहा है, तो चाहे आप C1 से आए चाहे आप C2 से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर इससे कम आपको मिलेगा तब आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ सेम आ रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, हाँ, अब देखते हैं कैसे ये एल्गोस काम करती हैं। ये 1 मिनट बस। ठीक है, ये आपको PDF शो हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हमने एक लिया हुआ है, ठीक है। आप ये सिर्फ ग्राफ पर ही ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये मैंने जो पुराने नोट्स थे उसी से मैंने फोटो कट करके इसमें पेस्ट किया है, तो थोड़ा सा खराब आपको लग रहा होगा देखने में, प्रॉपर नहीं है लेकिन समझने में आसानी है, ठीक है। अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ दिया हुआ है ABCDEF, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन वेटेड ग्राफ है। हम स्पैनिंग ट्री जो है हमेशा वेटेड ग्राफ से ही बनाएंगे, अनवेटेड से तो हम बना ही नहीं सकते कभी भी कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज तो हम बना सकते हैं किसी भी ग्राफ से, लेकिन अगर हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की बात करें उसके लिए हमारे पास एजेस पे वेट होना चाहिए। फिर क्या कि यहाँ पे सभी एजेस पे वेट है, ठीक है। पेपर में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एज पे आपको वेट ना मिले, वो करेक्शन ही होता है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि कब करेक्शन आएगा, कब होगा, वरना ऐसा होगा नहीं। अब बाद में वो तो कोई नहीं भी बता सकता कि लास्ट में क्या होगा, लेकिन कभी भी मान लीजिए करेक्शन वाइज गलती से ऐसा हो सकता है कि किसी एच पे वेट ना मिले और आपको लगे क्वेश्चन अधूरा है, तो फिर उसके लिए वेट ही करना पड़ सकता है, वेट ही करना पड़ेगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रिम्स से कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखते हैं प्रिम्स कैसे काम करती है। इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट A है, ठीक है। हमने इसमें A को स्टार्टिंग पॉइंट माना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A को अपने पास यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। एनोटेशन कहाँ गया, ठीक है, ये हुआ। ये आपको A दिख रहा होगा, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे A लिया हुआ है, ठीक है। तो A यहाँ पे लिखा हुआ है, ये, ठीक है। A यहाँ पे है और हमने स्टार्टिंग में A लिया हुआ है, तब हम देखेंगे A से कहाँ कहाँ हम डायरेक्ट जा सकते हैं, वाया नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड देखेंगे। तो A to B जा सकते हैं, A to C जा सकते हैं और A to D जा सकते हैं, ठीक है। A to B C D, इस तरह से हमने लिख लिया। B C D किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो कॉस्ट का फर्क पड़ेगा, 651, ठीक है। तो हम A to B जा सकते हैं 6 कॉस्ट से, तो हमने B लिखा, उसके नीचे 6 लिख दिया, ठीक है। A to C जा सकते हैं 1 से, C के नीचे हमने 1 लिख दिया, और A to D जा सकते हैं 5 से, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप यही रहा कि हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया A,
ये एरिया ए से हम डायरेक्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कितने एजेस पे वेट से जा सकते हैं वो हमने अपने एक कॉपी में नोट कर लिया इस तरीके से 5 to 6, B to 6, D to 5 और C to 1। ठीक है, अब हम एजेस पर ध्यान देंगे। एजेस के हमारा जो वेट है वो क्या है, 6 है, 5 है, देन 1 है। ठीक है, 6, 5, 1 ये हमारा एजेस का वेट है। तो हम इसमें से मिनिमम देखेंगे कौन सा है। तो 6, 5, 1 में मिनिमम हमारा 1 आ रहा है और 1 हमें मिल किससे रहा है, सी से। तो हमने सी को सेलेक्ट किया। तो दूसरा जो हमारा वर्टेक्स होगा वो सी होगा, यानी कि पहले हम ए पे गए, हमने चेक किया हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं 6 से, सी पे जा सकते हैं 1 से, डी पे जा सकते हैं 5 से। ठीक है, तो मिनिमम 6, 1 और 5 में क्या हुआ, सी। तो हम ए से सी आ गए, अब हम सी पे खड़े हैं। ठीक है, हमने सी को सेलेक्ट किया। अब हम सी से देखते हैं कहाँ कहाँ और जा सकते हैं। सी से हम ए भी जा सकते हैं, लेकिन हम ए अपने नोट कर चुके हैं। ठीक है, ए हमने यहाँ पे नोट कर चुके हैं, इसलिए ए को हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे। फिर कहाँ जा सकते हैं, बी जा सकते हैं, ये रहा बी, बी टू 5। ठीक है, फिर इधर जा सकते हैं डी, ये भी 5 पे जा सकते हैं, डी टू 5 ये रहा। फिर सी टू ई जा सकते हैं 6 से, ई 6 ये रहा। ठीक है, फिर एफ जा सकते हैं 4 से, एफ ये 4 रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्लास, ये सेकंड Yes, स्टेप। sir. ठीक Yes, है, sir. ओके। ए का हो गया Yes, sir. सारा, और ए से हम सी मिला तो सी पे गए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे गए थे ए टू सी, हमने ए पे थे और हमने सी सेलेक्ट किया था मिनिमम कॉस्ट से, तो हम ए टू सी ड्रॉ कर लेंगे। तो जो आपको ये सोल्यूशन होगा वो आपको ए और सी, ये देखिए ड्रॉ आपको साथ में करते रहना पड़ेगा, साथ में तभी ठीक बन पाएगा। तो ए टू सी आपने ड्रॉ कर लिया, अभी बाकी चीजें छोड़ दीजिए, बी ई एफ डी ये सब अभी कनेक्ट होगा, लेकिन ए टू सी पर ध्यान दीजिए। तो हम ए टू सी कनेक्ट कर दिया हमने, स्टार्टिंग में ये मिला। अब यहाँ हम सी पर आए तो सी पे हमने देखा कि ये बी मिला, डी मिला, ई मिला और एफ मिला, ये सी के हैं। सी से क्या मिला, बी, डी, ई और एफ। ए भी मिला था लेकिन ए को हम विजिट कर चुके थे, इसलिए हमने ए को दोबारा नोट नहीं किया, वो हमारे लिए यूजलेस था। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं फिर वही वापस पहुंच जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरीके से हमने सी यहाँ तक नोट किया, ये सी का पार्ट है। ऊपर से जो हम B/6 और D/6, D/5 ला रहे हैं, ये ऊपर का ए का बचा हुआ पार्ट है, ये हमें भी लाना पड़ेगा साथ में। ठीक है, बी, डी, ई, एफ ये वाला तो सी का पार्ट है, लेकिन ये वाला जो B/6 है, D/5 है, ये ऊपर ए का बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम साथ में कंसीडर करेंगे। अब पूरा कंबाइंड देखेंगे कि कौन सा मिनिमम है। ठीक है, अगर हमें इसमें से कोई मिनिमम मिल जाएगा तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अभी मिनिमम एच कौन सी मिल रही है, 4। वो किससे मिल रही है, एफ से, यानी सी से। और ये सी का ही पार्ट है, बी, डी, ई, एफ, ये सी से डायरेक्टली एजेस कनेक्टेड है, और इसी में से हमको 4 मिल गया। ठीक है, अगर यहाँ से मिला होता, या मान लीजिए 3 होता या 4 भी होता, तो हम कोई भी 4 ले सकते थे। ठीक है, अगर दो सेम आ रहा है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो F/4 मिला, तो मतलब हमने C से 4 F को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा C से F कनेक्ट हो गया, पहले A to C कनेक्ट था, फिर C to F कनेक्ट हो गया 4H के साथ। हमने F को सेलेक्ट किया, अब हम F पे खड़े हो गए आकर के। अब F पे हम देखें कहाँ कहाँ जा सकते हैं, D जा सकते हैं, D/2, D अभी हमने नोट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि D हमें मिनिमम मिला ही नहीं था। तो हम F से जा सकते हैं D/2 ये लिख लिया, D/2 लिखा। F से E जा सकते हैं 6 से, E/6 लिखा। C वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम C विजिट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों हो गए F के पार्ट, D/2 और E/6। ठीक है, ये D/2 और E/6 ये हो गए F के पार्ट। अब जो बचा हुआ था वो ले आए, देखिए B/5 ये रहा नीचे, D/5 ये रहा नीचे, E/6 ये रहा नीचे। इसको सेलेक्ट कर चुके थे F/4 को, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। फिर बचा B/6 ये रहा और D/5 ये रहा। ठीक है, ऊपर का जो बच रहा है उसको भी नीचे ला करके कंसीडर करेंगे और फिर होल मिनिमम देखेंगे किसमें हमको मिनिमम मिल रहा है। अब इस सब में हम देख रहे हैं D/2 हमें मिल रहा है, यानी कि 2 हमें एच मिनिमम मिल रही है, वो किससे जुड़ी हुई है, डी के साथ। डी के साथ जब मिल रही है हमको, तो ये एफ डी से कनेक्टेड ही था, जो हम लोग ने डायरेक्ट देखा था। तो एफ से डी को कनेक्ट कर देंगे, एफ से डी को हम कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि यहाँ सोल्यूशन में F to D लिखा हुआ है। ठीक है, A to C मिला, C to F मिला, F to D मिल गया। ठीक है, ये बना दिया। अब हम डी पे खड़े हो गए आकर, जब हमने डी सेलेक्ट किया तो हमने डी पे आकर खड़े हो गए। डी के आगे क्रॉस क्यों लिखा है, देखिए डी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए हम नोट कर चुके हैं। ठीक है, डी से कहाँ जा सकते हैं दोबारा, सी भी हम नोट कर चुके हैं, यानी विजिट कर चुके हैं। और डी से और कहाँ जा सकते हैं, एफ भी हम विजिट कर चुके हैं, इसलिए डी का काम खत्म। ठीक है, यहाँ तो आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं कि वी हैव विजिटेड ऑल वर्टिसेस, इसलिए डी को हम इग्नोर कर रहे हैं, सो वी इग्नोर डी। इस तरह से हम करके डी को इग्नोर कर दिया। अब दोबारा मिनिमम देखेंगे कौन सा मिलेगा, डी हमने सेलेक्ट किया था,
डी से हमने देखा हम और कहीं नहीं जा सकते हैं, हम सब जगह विजिट कर चुके थे, तो बचे हुए में से हम और दूसरा मिनिमम देखेंगे। कई सारे 6 हैं, कई सारे 5 हैं, तो आप किसी को भी चुन सकते हैं। जैसे यहाँ dy5 दो बार है, तो आप चाहें तो अपने सोल्यूशन में सिर्फ एक ही बार dy5 लिखें और एक को डिस्कार्ड कर दें, मतलब वही होगा, क्योंकि एक ही चीज दो बार लिखने कोई मतलब नहीं है। तो हम dy5 यहाँ भी लिखा और dy5 हमने यहाँ भी लिखा, ठीक है। तो हम फिर किसी को भी ले सकते हैं। हमारे पास b भी है, b/5 भी है, तो हम इसमें इन्होंने क्या लिया है, b को ले लिया है, ठीक है। d जब ले ले तो दोबारा d को लेने कोई मतलब ही नहीं है, d तो यहाँ से डिस्कार्ड ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि अब हम d को लेकर के कहीं आगे नए वर्टिसेस में नहीं जा पाएंगे। तो जब हमने d लिया था तो d यहाँ से खत्म हुआ, तो d दोनों ही आप यहाँ से हटा सकते हैं अपने सोल्यूशन में, कमेंट में लिख सकते हैं कि हम d क्यों हटा रहे हैं। अब दोबारा क्या बचा, e/6, b/5 देन d/6, और e/6 बचा तो 6 6 5 5 ये बचा। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, 5, ये किससे जुड़ा हुआ है, b से, ठीक है। तो हमने यहाँ b ले लिया। अब b को कनेक्ट किससे करेंगे, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, देखिए f जो था वो हमारा d का पार्ट था, f से हम कहाँ कहाँ जा रहे थे, d और e, ठीक है। ये हमारा f का पार्ट था, d और e। b हम कहाँ से लाए थे, ऊपर से लाए थे, c से लाए थे, ठीक है। b/5 जो हम लाए थे वो c से लाए थे, d/5 भी c से लाए थे, e/6 भी c से लाए थे, और ये दोनों भी हम c से ही लाए थे। यानी b जो था वो c से कनेक्टेड था, तो इसलिए हमें b को c से ऐड करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए जो सोल्यूशन में है b और c 5, ठीक है। ये लाइन समझ में आई क्लास, b और c कैसे कनेक्ट हो रहा है। यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, ये d तक समझ में आया था ना, d को क्यों हटा दिया था, मतलब d से आगे हमने यस क्यों नहीं सर, लिखा। यस सर। ठीक है, चलिए d से, d का जब Yes, काम sir. खत्म हो गया तो हमने d को अपनी लिस्ट से हटा दिया, ये हटाया ये हटाया, ठीक है, ये दोनों हट गए। अब क्या बचा, b/6, e/6, b/5 और e/6। e/6 भी हालांकि दो बार है, इसको भी हम एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। वो जब आप पेपर में अपना सॉल्व करेंगे, कॉपी में अपने नोट्स बनाएंगे, तो इसको आप कमेंट में और इस तरीके से थोड़ा और अच्छे से करके लिख सकते हैं, ताकि आप जब भी इसको देखें तो आपको हमेशा याद आ जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो e/6 दो बार है, e/6 दो बार है, एक ही बार लिख सकते हैं। दोबारा है b/5 और b/6, तो इनमें मिनिमम जो है वो 5 है, 5 हमने ले लिया b। जब भी हम जिसको लेते हैं, अगर हमें b f से मिला होता, ठीक है, जैसे कि हमें a c कनेक्ट मिल रहा था, c f इस तरह से मिल रहा था, तो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे थे। अगर हमें जैसे हमें f और d मिला था, तो भी हमने डायरेक्टली f और d को जोड़ दिया था। लेकिन जो हमें ये जो मिनिमम दोबारा दूसरा वाला b मिला है, ये f से नहीं मिला है, यानी कि f से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। f के पार्ट तो सिर्फ क्या थे, d थे और e थे, f के पार्ट हमारे d और e थे। बाकी तो हम ये वाला हिस्सा, ये जिसको मैं इस समय इसमें सर्किल में उसमें कर रहा हूँ, रेक्टेंगल में, ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा ऊपर से मिला था, ऊपर से मतलब ये सी से लाए थे, ठीक है, सी से लाए थे, तो ये बी सी से ही कनेक्ट होगा। इस वाले सर्किल में, इस वाले रेक्टेंगल में जितनी भी चीजें आ रही हैं, बी डी ई बी डी, ये सारी चीजें हम सी से लाए थे, और इसी में से ही हमको मिनिमम भी मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा पूरा मिनिमम पार्ट है, b/5 से लेकर के इस वाले d/5 तक, तो b हम c से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा b टू c कनेक्ट हुआ, ठीक है सर, मैं क्लास, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। अब हम बी पे खड़े हो गए आकर के, Yes, हमने sir. बी को विजिट किया, अपने मार्क कर लिया कि हम बी पे विजिट हो गए। बी से हमने चलना स्टार्ट किया, हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए विजिट कर चुके हैं, ठीक है, सी विजिट कर चुके हैं, ई अभी विजिट नहीं किया था, तो हमने बी टू ई लिख लिया 3 से, बी टू ई लिख लिया 3 से, यानी कि बी का जो है वो सिर्फ सिंगल है e/3, और हम कहीं जा नहीं सकते, ए सी सब कवर हो चुका है, तो जो अनविजिटेड था ई, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया बी टू ई, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी ऊपर का जो बचा है वो ले आए, जैसे e/6 ले आए, b/5 तो हो गया था, ये इसको भी आप रेक्टेंगल कर सकते हैं कि हमने इसको भी विजिट किया हुआ है सेकंड मिनिमम बोल करके। फिर d/5 ये लिखा, e/6 b/6 d/5, ठीक है। जैसे इसी स्टेप में अगर आप इन सबको इग्नोर कर देंगे, जैसे d/5 दो बार है, एक ही बार लिखिए, e/6 भी दो बार है, इसको भी एक बार लिखिए, तो यहाँ कम चीजें उतारनी पड़ेंगी, वो अपने सोल्यूशन में आप इसको ठीक से लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या मिला इन सब में से, मिनिमम 3 किसके साथ मिला हुआ है, ई के साथ, और ई हमें बी से मिला था डायरेक्टली, तो हमने बी से ई को कनेक्ट कर दिया, ये रहा बी टू ई हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखें ई पे आ गए, इसके बाद हम ई पे खड़े हो गए आकर के, ई से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी अभी विजिट किया, दोबारा नहीं लिखेंगे, सी विजिट हो चुका है, एफ भी विजिट हो चुका है यहाँ से, ये रहा एफ, तो ई का काम खत्म। इससे हम सिर्फ 3 जगह जा सकते थे, एफ सी देन बी, ठीक है। तो ई का काम खत्म हो गया, ई का काम खत्म। अब दोबारा मिनिमम देखें कौन सा मिलेगा,
डी मिल रहा है, डी भी हो चुका है, डी को भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या बचा, बी ई सब कुछ हो चुके हैं, मतलब कुछ नहीं बचा है जो हम विजिट करें, सारे ही विजिट हो चुके हैं। इसको आप इस पे मत जाइए, थोड़ा सा ये हो सकता है गड़बड़ हो। जैसे अभी मैं बताता हूँ कि कैसे लिखना है। कहाँ गया माउस, ये रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें बी मिला तो ये लाइन ठीक है, ये लाइन ठीक है। अब इसके बाद ई जब आया तो ई से हम कहाँ मिले, ई से हम जा रहे थे, सी जा रहे थे, सॉरी एफ जा रहे थे, सी जा रहे थे, बी जा रहे थे, सारे कवर हो चुके हैं यहाँ पे। बी कवर हो चुका है, सी कवर हो चुका है, एफ कवर हो चुका है, इसलिए हमने ई को इग्नोर कर दिया। अब दोबारा क्या बचा, डी, डी भी कवर हो चुका है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ई हो ही गया है, बी, बी भी कवर हो चुका है, इसलिए अब कहीं और नहीं जा सकते, यहीं पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी किसी नए वर्टेक्स पे हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि नो न्यू वर्टेक्स इज फाउंड सो वी एंड द प्रोसेस। तो ये हमारा फाइनल जो है वो यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, जो यही हमारा जो फाइनल है ये हमारा ग्राफ बचेगा। ठीक है, तो ए टू सी, सी टू एफ, एफ टू बी, देन बी टू सी, देन बी टू ई, ये आपको इसी तरह बनाना है। कोई ऐसे नहीं बनाएगा कि ए टू बी, बी टू सी, सी टू एफ, बी टू ई, बी टू ई, ऐसे एक लाइन में नहीं बनाएगा। जो ग्राफ हमारा दिया हुआ है हमें उसी से ही उसी तरीके का ट्री बनाना है। ए टू सी अगर वर्टिकल जुड़ा हुआ है तो इसको वर्टिकल ही ऐड करेंगे, और ऐसे नहीं जो ऐड करेंगे कि ए इधर सी इधर, फिर बाकी सारे उसी लाइन में, एक लाइन में, या ऐसे वर्टिकल जोड़ दिया या ऐसे हॉरिजॉन्टल जोड़ दिया या कैसे भी जोड़ दिया, ऐसे नहीं जोड़ना है। जैसा हमें ग्राफ दिया है हमें बिल्कुल उसी तरीके से ही अपना ट्री भी बनाना है। ए टू सी वर्टिकल है, ऐसे ही जोड़ना है, सी टू एफ डायगनल है, इसको भी ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है, ये और लास्ट में काउंट कर लिया 5 3 8 1 9 4 13 टू 15, ये हमारा 15 आ गई इस वाले ग्राफ की कॉस्ट यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो लास्ट में आपको सोल्यूशन बस पूरा यही लिखना है कि आपको ये दिया रहेगा कि इसी तरीके का मान लीजिए आता है कि ड्रॉ या जो भी है कि ड्रॉ मिनिमम फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ऑफ गिवन ग्राफ यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो आपको इसी तरीके से स्टेप फॉलो करके लिखना है। लास्ट में जब आप साथ में ग्राफ भी बनाएंगे साथ में, इसके बिना सोल्यूशन में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट में आपको ये पूरा ग्राफ भी बनाना है, ठीक है, सॉरी ट्री भी बनाना है जो आपको आता है, वेट भी लिखने हैं और लास्ट और साथ में कॉस्ट भी लिख देनी है। 15 हमारा आंसर है, यानी 15 ही इस वाले ग्राफ का वो होगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें क्लास? सर हाँ सर ये जो ग्राफ का शेप होता है ये क्यों मैटर करता है? मतलब जैसे ए टू सी जा रहा है तो हम कहीं भी बना सकते हैं, मतलब तो उसका वही रहेगा ना, तो मतलब शेप शेप क्यों मैटर करता है? शेप इसलिए मैटर करता है कि प्रॉपर दिखाने के लिए, प्रॉपर एक आंसर देखिए, काम करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो सही तरीका होता है, जो वाजिब तरीका है, हम उसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे बना तो ऐसे भी सकते हैं आप, आपके तर्क से तो वो सही रहेगा क्योंकि हमने ए टू सी जोड़ दिया, सी टू हमने एफ जोड़ दिया, एफ टू डी डी जोड़ दिया, अब सी से एक और एज निकल रही है तो हमने ऊपर जोड़ दिया, नीचे जोड़ दी। हालांकि होगा वो भी सही, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं होगा क्योंकि ग्राफ हमारा हमें इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ हमें इस तरह दिया हुआ है, तो हम अगर ट्री बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे एक वर्टिकल फॉर्मेट में या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका तो यही है बनाने को, वो बना सकते हैं। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको कितने मार्क्स डिडक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि तर्क उसका भी सही होगा, नंबर काटने का तर्क आपका भी सही होगा अपने आंसर को जस्टिफाई करने का। तो जो प्रॉपर तरीका है हमें उसी को ही फॉलो करना चाहिए। तो ये जो है इसी तरीके से ही बनाइए। ठीक है, बाकी झंझटों से दूर रहिए ये ज़्यादा सही तरीका है। इसमें ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है बनाने में ना, जैसा हमें मिल रहा है वैसे ही हम बना रहे हैं। नहीं सर, दिक्कत नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, एक सही मेरी वही मैंने कहा ना, देखिए काम करने का तरीका वही है। अब आप आंसर को कैसे लिखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं आंसर को हाईलाइट करके लिखते हैं ताकि वो प्रॉपरली दिख जाता है, कुछ होते हैं उसको नॉर्मल लिख देते हैं, वो स्किप भी कर गया पता चला एग्जामिनर की नज़र से तो उस पर मार्क्स डिडक्ट हो गए आपके। वो चीज़ें हैं, हालांकि दोनों ने लिखा वही है, लेकिन अब लिखना प्रेजेंटेशन ही तो मैटर करता है एग्जाम में आपके। आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, उतनी तेजी से ही कॉपी चेक होंगी, उतनी तेजी से चेकर पर अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि स्टूडेंट ने अच्छी मेहनत करी, उसे ढंग से आता है। जैसे जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर उसके लाइन बाय लाइन थोड़ा कमेंट लिखते चलें तो वो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है लिखने के लिए। ठीक है, हाँ, उसमें एक सिस्टम में भी और कॉपी में भी उससे पता चलता रहता है कि क्या काम हो रहा है और स्टूडेंट को सही नॉलेज है उस प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन, उसने नकल नहीं मारी है और अपने मन अपने आप से ही पूरा प्रोग्राम समझ करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये तरीका है इसका। सर
हाँ, सर सारे वर्टेक्स जो थे वो एक बार विजिट हुए, लेकिन एफ को आपने 2 बार क्यों लिखा? मतलब पहले सी के एफ को बाद। यहाँ पे लिखने की वजह से हालांकि जरूरत है नहीं, एफ को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ यहाँ पे हमारे पास मिला नहीं, ये जिस भी बच्चे ने लिखा है उसने गलत सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में मत नोट करिएगा, ये चीज, ये ओके वाली सर। लाइन, हाँ ये वाली लाइन आप मत नोट करिएगा, सिर्फ जो मेन है वो ये है, ये ई तक का पार्ट, ठीक है, ये मेन पार्ट है। जिस भी स्टूडेंट की कॉपी रही है, जिससे मैंने नोट किया है, वो उसने ये वाला स्टेप गलत लिख दिया है, F2, एफ के आगे क्रॉस लगा दिया, वो गलत है, क्योंकि हम जब ई पे जाएंगे तो ई से हम देखेंगे हमें क्या क्या मिलेगा, बी सी एफ, ठीक है, सारे कवर हो चुके हैं, इसलिए ई को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। दोबारा मिनिमम देखेंगे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सब विजिट हो चुका है, तो आप इसके आगे ही लिख सकते हैं कि वी हैव विजिटेड ऑल वर्टिसेस, सो देयर इज नो नीड टू विजिट एनी वर्टिसेस अगेन, ठीक है, तो इससे आप ये लिख सकते हैं। तो आपको ये एफ या क्रॉस वाली लाइन नहीं लिखनी है अपनी कॉपी में या अपने दिमाग में, ये नहीं रखना है, ठीक है, यस सर। ठीक है। बाकी और देख लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो, टाइम भी हो ही रहा है, 8 बज गए सर ऐसे। तो ये जो एल्गोरिथम इसका प्रोग्राम होगा कि ऐसे ही समझना है इसको? नहीं नहीं, पेपर में जो आपको मिलेगा वो इसी तरह मिलेगा। एल्गो आ सकती है कि मान लीजिए दो क्वेश्चन को थोड़ा डिवाइड कर दिया कि मान लीजिए जैसे 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया, उसमें 1 नंबर की एल्गो पूछ ली, बाकी 4 नंबर से आपको यही पूछ लिया, इम्प्लीमेंट करिए प्रिम्स एल्गो इस ग्राफ में। तो एल्गो आप इस तरह लिख सकते हैं कि स्टार्ट विद वर्टेक्स, फाइंड एडजेसेंट स्मॉलेस्ट वर्टिसेस, ठीक है, फाइंड लोवेस्ट वर्टिसेस फ्रॉम देम, विजिट विजिट न्यू वर्टिसेस फ्रॉम दैट वर्टिसेस, इस तरह करके अपने स्टेप में, जैसे हम बीएफएस में लिखे थे, जैसे बीएफएस का मैंने जब बताया था, तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप लिखा था, उसको उसमें भी आप अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप उसी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखें, ठीक है, तो वो एक ज्यादा सही तरीका होता है समझने का। बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो यही है, चाहे आप जैसे लिखें, इम्प्लीमेंट आपको इसी तरह करना पड़ेगा, बस इतना तक ध्यान रखिए, एफ वाला छोड़ दीजिए, एफ वाला इग्नोर कर दीजिए। पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो आपको इसी तरह से ही इम्प्लीमेंट करके शो करना होगा कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें। एक ये ग्राफ नोट कर लीजिए, ये सेकंड वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, जो इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यस सर। इसको अपने आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तो फिर आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, नोट कर लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मैं बोल देता हूँ एक बार। जैसे हम ए 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ए टू बी का जो कॉस्ट है वो 28 है, बी टू सी की ये 16 लिखा हुआ है, ये 16 है 16, देन ये 12 लिखा हुआ है डी टू सी में, ठीक है। फिर ये जी टू डी में 18 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जी टू ई में 24 है, देन ई टू डी में 22 लिखा हुआ है, ई टू एफ या एफ टू ई कुछ भी कहें 25 है, ठीक है। और एफ टू ए या ए टू एफ 10 है, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है। और जो स्टार्ट नोड है वो ए नोड है, जो हमारा स्टार्टिंग का ए बी सी डी है, उसका हमारा ए नोड स्टार्ट नोड है, तो उसको नोट कर लीजिए और इसको प्रेम से सॉल्व करिएगा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप लोगों का सरप्राइज कहाँ तक हुआ था, सरप्राइज टेस्ट? क्यों क्लास, कोई बताएगा? सरप्राइज टेस्ट आप लोग का किस वाले? सर ग्राफ का तो शायद ग्राफ का नहीं शुरू हुआ है अभी। नहीं नहीं, वैसे नहीं, काउंट वाइज कितने हुए? 9 हो चुके हैं ना शायद। सर 9 हो चुके हैं सर, 9। ठीक है ठीक है, वो उसको यूनिट वाइज मत काउंट करिए, ठीक है। वो तो अब जब पहले 10 थे तो 10 का मतलब ये नहीं है कि हर यूनिट से, पहले तो सेट यही किया गया था कि हर यूनिट से 2 2 हो जाएंगे, तो 5 2 10 ऐसे हो गया। लेकिन अब जैसे अब 15 लेने हैं, ठीक है, क्योंकि अब टाइम भी बढ़ गया है, फरवरी मार्च तक का आप लोग के लिए तो शायद फेब तक का ही टाइम है, तो नहीं अब टोटल सेकेंड ईयर 15 का होंगे। मार्च, हाँ सेकेंड ईयर का मार्च तक का टाइम है। तो अब 15 है, तो वो तो पुराना टॉपिक भी कवर किए जा सकते हैं, पुराने जो आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक की यूनिट्स में, वो वाले टॉपिक भी कवर किए जा सकते हैं, नॉलेज एक तरीके से चेक करने के लिए, ठीक है। तो अवध सर का पैटर्न क्या था सरप्राइज लेने का?
MCQ रहते थे तो कितने क्वेश्चन रहते थे? सर 5 ही रहते थे। सर 5 5 क्वेश्चन। ओके, यही हमारा भी रहेगा, 5 5 क्वेश्चन ही क्वेश्चन। मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब जैसे 10 है तो 10 में हम किसी चीज को भी कंसीडर कर सकते हैं, अभी तक के जो पुराने टॉपिक कवर हो चुके हैं वो भी, और जो अभी लेटेस्ट पढ़ा है वो भी, तो किसी तो सब कुछ कवर हो सकता है ऐसा, लेकिन कवर नहीं होगा जो आप लोग ने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से लेकर के अभी तक का जितना पढ़ाया है वो भी कवर हो सकता है इसमें 5 में से। तो आगे जो भी आपको सरप्राइज मिलेगा 15 तक वो ऐसा ही होगा। क्विज लेकिन आपकी यूनिट वाइज ही चलेंगी, जितना जैसे 4th क्विज अभी होनी है तो यूनिट 4 से ही कवर होगी, यानी ग्राफ से। ठीक है, ये जब 5 क्विज होगी 5th वाली तो यूनिट वो लास्ट वाली ट्री से कवर होगी, जो कि बाद में होगी। ठीक है, ग्राफ में भी स्पैनिंग ट्री तक ही है शायद, ठीक, उसके आगे का नहीं है, यानी स्टार्टिंग का ग्राफ इंट्रो से लेकर के स्पैनिंग ट्री इज बोथ फ्रेम्स एंड क्रूस्कल। सर कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा दीजिएगा सर, वो जल्दी किस- जल्दी में हो गया किसकी यस कॉम्प्लेक्सिटी? सर। टाइम स्पेस सर टाइम कॉम्प्लेक्स। टाइम स्पेस सर कॉम्प्लेक्सिटी बिग बहुत, नोटेशन और ये सब। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत लास्ट टॉपिक नहीं है डेटा स्ट्रक्चर के रेफरेंस के हिसाब से। वो जैसे आप सॉर्टिंग के अगर रेफरेंस की बात कर रहे हैं, सॉर्टिंग में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वर्स्ट केस और एवरेज केस में और बेस्ट केस में, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब वो निकालते कैसे हैं, इसका जो आप डीप है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, डीप नॉलेज, वो आपको डा में पढ़ने को मिलेगा कि हम कैसे निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। वो जो टी करके T/2 T/3 इस तरह करके एन कैसे लॉग में कैसे आ रहा है, ओ एन लॉग कैसे आ रहा है, वो आपको जब नेक्स्ट ईयर जब आप 5th सेमेस्टर में डा पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा। तब तो आपको क्वेश्चन ही मिलेगा इसी तरीके का कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए, आपको कोड दिया होगा, लूप वाइज कोड दिया हो सकता है, कुछ भी कोड दिया हो सकता है, ये कहा जा सकता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए, तो आपको निकालनी होगी। इसमें तो सिर्फ आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर में, वो भी अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाए कि इस वाले एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए या बताइए। वो आता नहीं है, बहुत ही कम आएगा, 1 नंबर में या 2 नंबर में हद से हद, इससे ऊपर नहीं आता है। वैसे कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ आपको याद ही करनी पड़ेगी इसमें। इसमें जो मेन है वो एल्गो बेस्ड पे है कि जो पैटर्न्स इसमें अभी तक हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब डेटा को स्टोर करने की जो भी टेक्निक्स हैं, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में एरे पढ़ा, फिर लिंक्ड लिस्ट पढ़ा, फिर इधर हम लोग स्टैक क्यू में आ गए, और फिर ये अभी तक तो लीनियर चल रहा था, अब हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर आ गया। तो ये इस तरीके का हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रो ले रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और हम कैसे ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करते हैं अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में, सबका यूज़ कहाँ कहाँ है। तो अभी तो सब आप सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे फिर आपकी जिस पे प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो आपकी नॉलेज उसी से बढ़ेगी। अभी जैसे आपने सी पढ़ा है, कुछ लोग जावा भी पढ़ के आते हैं, अगले ईयर में आप लोग नेक्स्ट ईयर्स में आप लोग C++ पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, तो ये लैंग्वेजेस का सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू मिल रहा है। इसमें ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दी जा रही है, क्योंकि आप ये तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ये तो अभी तक हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ही ले रहे हैं सब्जेक्ट्स का, कि हम फैमिलियर हो जाए सारे टर्म से, कि आगे हमें ऐसा ना मिले कि कंपनी में क्लासेस हमारी चलें पढ़ाने के लिए और कहा जाए कि आप ये बताइए स्टैक क्या होता है, तो आप बिल्कुल अनअवेयर रहें कि स्टैक क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है बिल्कुल चीज़ें। इस तरह की चीज़ें आगे जब आप अपना करियर बनाएंगे किसी भी एक लैंग्वेज में, कि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी और इनके एप्लीकेशन समझ में आएंगे कि हाँ जब पढ़ाई की थी तो इसका अब प्रॉपर यूज़ है ये चीज़। तो वो तो बहुत ज़्यादा इनहेंस और डीप नॉलेज में होगा। कॉम्प्लेक्सिटीज़ का वहीं आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आप जब पढ़ेंगे, तो उसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसकी फंक्शनिंग है। इसमें तो सिर्फ आप लोग याद कर लीजिए कॉम्प्लेक्सिटीज़, ज़्यादातर सॉर्टिंग की ही आती है और किसी की आपको नहीं मिलेगी पेपर में। ठीक है, तो टाइम मेरे ख्याल से 1 मिनट से कम है, देख लीजिए किसी को और को अगर इसमें कुछ दिक्कत हो इस सोल्यूशन में। सर आपने C++ पढ़ा था कि जावा? मैंने मेरे यस सर। टाइम पे तो जावा थी, लेकिन अब तो जावा बहुत एडवांस हो गई है। हम लोग तो 2-3 जावा पढ़े थे, अब तो जावा 15 हो गई है। जावा तो छूट ही गई अब। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, अगले क्लास में मिलते हैं इसके सोल्यूशन के साथ, आप लोग सॉल्व करिए।